कल्पना कीजिए कि आप किसी व्यक्ति के रक्त में मौजूद एक श्वेत रक्त कोशिका हैं। अब आपको पता चलता है कि शरीर में कोई संक्रमण हुआ है। मान लीजिए कि कोई बैक्टीरियल संक्रमण हुआ है और आपको इस संक्रमण से निपटने की आवश्यकता है, इसे समाप्त करना है। जाहिर है आप यह काम अकेले नहीं कर सकते। संक्रमण से लड़ने के लिए आपको ढेर सारी श्वेत रक्त कोशिकाओं की एक सेना की आवश्यकता होगी। लेकिन आप इस सेना का निर्माण कैसे करेंगे? तो रक्त कोशिकाओं की सेना का निर्माण करने के लिए पहला चरण होता है कोशिका का विभाजन होना। इसका मतलब है पहले एक कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाएं बनाती है। फिर ये दो संतति कोशिकाएं पुनः विभाजित होती हैं, जिससे चार संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद ये चारों कोशिकाएं भी विभाजित होती हैं, जिससे और अधिक कोशिकाओं का निर्माण होता है। और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक उतनी कोशिकाएं नहीं बन जाती जितनी कोशिकाओं की आवश्यकता है। कोशिका विभाजन की इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कुछ ही समय में आपके पास संक्रमण से लड़ने के लिए कोशिकाओं की एक सेना तैयार हो जाती है। इस प्रक्रिया को, जिसमें एक कोशिका के विभाजित होने से दो संतति कोशिकाएं बनती हैं, इसे माइटोसिस या हिंदी में सूत्री कोशिका विभाजन या कभी कभी केवल सूत्री विभाजन कहा जाता है। कोशिका चक्र में माइटोसिस यानी सूत्री विभाजन की प्रावस्था इंटरफेस यानी अंतरावस्था के बाद आती है। अब अंतरावस्था में क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए आप अंतरावस्था पर हमारा वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सूत्री विभाजन के बारे में विस्तार से समझेंगे, ठीक है। तो माइटोसिस या सूत्री विभाजन में चार अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। इसकी पहली अवस्था है प्रोफेज यानी पूर्वावस्था। इसके बाद मेटाफेज यानी मध्यावस्था आती है, फिर एनाफेज यानी पश्चावस्था आती है, और फिर टेलोफेज यानी अंत्यावस्था आती है। इन चार अवस्थाओं के बाद वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोशिका वास्तव में दो भागों में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को साइटोकिनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन कहा जाता है। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हों कि यदि कोशिका द्रव्य विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका का वास्तविक विभाजन होता है, तो फिर सूत्री विभाजन में ये चार अवस्थाएं क्यों हैं? केवल कोशिका द्रव्य विभाजन से कोशिका विभाजित क्यों नहीं होती है? इसे समझने के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक कोशिका में एक निश्चित संख्या में गुणसूत्रों के युग्म होते हैं। जैसे मानव शरीर की एक सामान्य कायिक कोशिका में गुणसूत्रों के 23 युग्म होते हैं, अर्थात कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। इसलिए जब यह कोशिका विभाजित होती है और इससे दो नई संतति कोशिकाएं बनती हैं, तब इन दोनों संतति कोशिकाओं में से प्रत्येक संतति कोशिका में भी गुणसूत्रों के 23 युग्म यानी कुल 46 गुणसूत्र होने चाहिए। अब यहाँ प्रश्न यह है कि प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों के 23 युग्म कैसे प्राप्त होंगे, क्योंकि इसके लिए गुणसूत्रों के 23 युग्मों के कुल 2 सेटों की आवश्यकता होगी, जबकि पैतृक कोशिका में गुणसूत्रों के 23 युग्मों का केवल एक ही सेट है। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों के 23 युग्मों का एक सेट प्राप्त हो, इसके लिए सूत्री विभाजन होने से पहले अंतरावस्था के दौरान, विशेष रूप से एस प्रावस्था यानी संश्लेषण प्रावस्था के दौरान डीएनए की प्रतिकृति बनती है, उसका द्विगुणन होता है, जिससे एस प्रावस्था के अंत में हमें गुणसूत्रों के कुल 46 युग्म प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद सूत्री विभाजन की इन चार अवस्थाओं के माध्यम से गुणसूत्रों के ये 46 युग्म गुणसूत्रों के 2 सेटों में विभाजित हो जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक सेट में गुणसूत्रों के 23 युग्म होते हैं, और फिर दोनों संतति कोशिकाओं में इनमें से एक सेट वितरित हो जाता है। यही कारण है कि सूत्री कोशिका विभाजन में ये चार अवस्थाएं होती हैं, ताकि केंद्रक, विशेष रूप से डीएनए, बिना किसी त्रुटि के विभाजित हो सके। केंद्रक के विभाजन की इस प्रक्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है, जिसके कारण यह सुनिश्चित हो पाता है कि प्रत्येक संतति कोशिका को आवश्यक संख्या में गुणसूत्र युग्म मिल सकें। अब प्रोफेज यानी पूर्वावस्था को समझने से पहले आइए याद करें कि इंटरफेस यानी अंतरावस्था में कोशिका किस प्रकार दिखाई देती है, विशेष रूप से G2 प्रावस्था के अंत में। तो इस दौरान इसमें प्लाज्मा झिल्ली होती है। केंद्रक आवरण झिल्ली पूरी तरह से बरकरार रहती है। केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिक मौजूद होता है और डीएनए क्रोमेटिन के रूप में मौजूद होता है। ध्यान रहे कि क्रोमेटिन
आरएनए और अन्य प्रोटीन अणुओं के साथ डीएनए तंतुओं का एक अत्यधिक कुंडलित नेटवर्क होता है और माइक्रोस्कोप के नीचे यह धागे की एक उलझी हुई गेंद की तरह दिखाई देता है। लेकिन चूंकि कोशिका पहले ही एस प्रावस्था को पार कर चुकी होती है, इसलिए क्रोमैटिन में मूल डीएनए की प्रतिकृति होती है। यहाँ एक बात और ध्यान रखें कि जिस समय केंद्रक में डीएनए का द्विगुणन हो रहा होता है, उसी समय साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में सेंट्रोसोम या तारक काय का भी द्विगुणन हो रहा होता है और यह एस प्रावस्था में होता है। इस प्रकार प्रत्येक कोशिका में एक सेंट्रोसोम होता है जो एस प्रावस्था में विभाजित होकर दो सेंट्रोसोम बनाता है। इसके अलावा प्रत्येक सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल्स या दो तारक केंद्रों से मिलकर बना होता है। ये ट्यूब जैसी संरचनाएं जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं। तो यह इस बारे में एक संक्षिप्त विवरण था कि अंतरावस्था के अंत में कोशिका कैसी दिखाई देती है। इस प्रावस्था के बाद कोशिका माइटोसिस यानी सूत्री विभाजन प्रावस्था में पहुंचती है, जिसमें पहला चरण प्रोफेज यानी पूर्वावस्था होता है। यह पूर्वावस्था सूत्री विभाजन का सबसे लंबा चरण होता है क्योंकि इस दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए इसे हम अपनी सुविधा के लिए कई मध्यवर्ती चरणों में बांट सकते हैं, जैसे अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज और यहाँ तक कि प्रो मेटाफेज। प्रोफेज या पूर्वावस्था की शुरुआत में कोशिका कुछ इस तरह दिखाई देती है और जब पूर्वावस्था शुरू होती है तब जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह है क्रोमैटिन का संघनित होना, जिससे गुणसूत्र बनते हैं। आपको ज्ञात होगा कि गुणसूत्र डीएनए से बने होते हैं जिनका आकार अंग्रेजी के एक्स अक्षर के समान होता है। पूर्वावस्था की शुरुआत में क्रोमैटिन संघनित होकर यही गुणसूत्र बनाते हैं और जब क्रोमैटिन गुणसूत्र के रूप में संघनित हो जाते हैं तब हम देख सकते हैं कि प्रत्येक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। जैसे जैसे पूर्वावस्था आगे बढ़ती जाती है, ये अर्ध गुणसूत्र अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रकार सेंट्रोसोम या तारक काय जो पहले एक दूसरे के निकट स्थित थे, वे पूर्वावस्था के दौरान कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। इस दौरान इनसे इस तरह की सूक्ष्म नलिकाएं भी निकल आती हैं और ट्यूब के समान दिखाई देने वाली ये सूक्ष्म नलिकाएं माइटोटिक अपरेटस यानी समसूत्री विभाजन उपकरण बनाती हैं, जो कि गुणसूत्रों के वास्तविक विभाजन के लिए ज़रूरी होता है। अब प्रो मेटाफेज को पूर्वावस्था और मध्यावस्था के बीच का एक मध्यवर्ती चरण माना जा सकता है। इसे लेट प्रोफेज भी कहा जा सकता है। प्रो मेटाफेज के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस प्रो मेटाफेज को समझने से पहले यह ध्यान रखें कि प्रोफेज यानी पूर्वावस्था की समाप्ति को चिन्हित करने वाला प्रमुख कार्य केंद्रक आवरण झिल्ली का विघटन होना है। यानी पूर्वावस्था की समाप्ति पर केंद्रक आवरण झिल्ली विघटित होने लगती है। यह कोशिका विभाजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्रक आवरण झिल्ली पूरे केंद्रक को ढके रहती है और डीएनए को केंद्रक के भीतर सुरक्षित रखती है। इसलिए यदि डीएनए केंद्रक के भीतर बना रहेगा तो यह साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में नहीं जा पाएगा, जबकि इसका कोशिका द्रव्य तक पहुंचना जरूरी होता है ताकि डीएनए का द्विगुणन हो सके और कोशिका विभाजन से बनने वाली दो संतति कोशिकाओं में डीएनए का वितरण हो सके। इसलिए डीएनए के कोशिका द्रव्य में पहुंचने के लिए केंद्रक आवरण झिल्ली का विघटित होना आवश्यक होता है और पूर्वावस्था के अंत तक आते आते यानी जैसे ही मध्यावस्था शुरू होती है तब तक केंद्रक आवरण झिल्ली पूरी तरह से विघटित हो जाती है। इसके अलावा इस समय तक गुणसूत्र भी पूरी तरह से संघनित हो चुके होते हैं और अर्ध गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि प्रत्येक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर में जुड़े रहते हैं। सेंट्रोसोम यानी तारक काय भी पूरी तरह से कोशिका के विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और उनसे सूक्ष्म नलिकाएं भी निकल आती हैं। ये सूक्ष्म नलिकाएं कोशिका के प्रत्येक ध्रुव की ओर अलग अलग अर्ध गुणसूत्रों से जुड़ जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और वह स्थान जहाँ कोई सूक्ष्म नलिका अर्ध गुणसूत्र से जुड़ती है उसे काइनेटोकोर कहा जाता है। ध्यान रखें कि यह काइनेटोकोर सेंट्रोमियर का ही एक हिस्सा होता है, यह कोई अलग संरचना नहीं होती है।
इसके बाद जैसे जैसे पूर्वावस्था और आगे बढ़ती है, ये सूक्ष्म नलिकाएं अर्ध गुणसूत्रों को खींचने लगती हैं ताकि सभी अर्ध गुणसूत्र एक तल पर संरेखित हो जाएं। और यह कार्य मेटाफेज यानी मध्यावस्था में होता है। और इस तल को मध्यावस्था तल कहा जाता है, जो कि एक काल्पनिक तल होता है। इस प्रकार मध्यावस्था तल पर गुणसूत्रों का संरेखण यानी इनका एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होना मध्यावस्था को चिन्हित करता है। और ऐसा होना अर्ध गुणसूत्रों के उचित विभाजन के लिए और साथ ही कोशिका विभाजन के लिए भी अत्यधिक आवश्यक होता है। लेकिन ऐसा क्यों है, यह हम थोड़ी ही देर में समझेंगे। अब यदि आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें दो प्रकार की सूक्ष्म नलिकाएं दिखाई देंगी। पहली वे सूक्ष्म नलिकाएं हैं जो काइनेटोकोर से जुड़ी हैं, अर्थात अर्ध गुणसूत्रों से जुड़ी हैं। जैसे यह एक अर्ध गुणसूत्र से जुड़ी हुई सूक्ष्म नलिका है। इस प्रकार की सूक्ष्म नलिकाओं को काइनेटोकोर सूक्ष्म नलिका कहा जाता है। इसी तरह कुछ ऐसी सूक्ष्म नलिकाएं भी हैं जो एक ध्रुव से निकलती हैं और दूसरे ध्रुव से निकलने वाली सूक्ष्म नलिका से जुड़ जाती हैं। जैसे ये दोनों सूक्ष्म नलिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इस तरह की सूक्ष्म नलिकाओं को ध्रुवीय सूक्ष्म नलिका कहा जाता है। लेकिन यहाँ इन दो प्रकार की सूक्ष्म नलिकाओं के क्या कार्य हैं और हमें इन दो प्रकार की सूक्ष्म नलिकाओं की आवश्यकता क्यों है, यह समझने के लिए चलिए सूत्री विभाजन के अगले चरण पर चलते हैं, जिसे एनाफेज यानी पश्चावस्था कहा जाता है। तो पश्चावस्था की मुख्य विशेषता यह है कि इस दौरान अर्ध गुणसूत्र विभाजित होकर कोशिका के विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं। जैसे ये दोनों अर्ध गुणसूत्र पहले सेंट्रोमियर बिंदु पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन अब ये दोनों अलग हो गए हैं और काइनेटोकोर सूक्ष्म नलिकाएं इन्हें कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर खींच रही हैं। इस दौरान ये काइनेटोकोर सूक्ष्म नलिकाएं लंबाई में छोटी होती जाती हैं, जिससे अर्ध गुणसूत्र जो इनसे जुड़े हुए हैं वे अर्ध गुणसूत्र खींचकर ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि काइनेटोकोर सूक्ष्म नलिकाओं की आवश्यकता अर्ध गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने के लिए होती है। अब ध्रुवीय सूक्ष्म नलिकाओं का क्या काम होता है, यह समझने के लिए आप इस कोशिका के आकार पर ध्यान दीजिए। इस कोशिका का आकार पूरी तरह गोल नहीं है, जबकि यह कोशिका पिछले चरणों में यानी प्रोफेज और मेटाफेज चरणों के दौरान लगभग गोलाकार थी। लेकिन अब यह कोशिका आकार में गोल नहीं है, बल्कि कुछ अंडाकार है, या हम कह सकते हैं थोड़ा लंबी है। कोशिका के आकार में यह परिवर्तन ध्रुवीय सूक्ष्म नलिकाओं की लंबाई बढ़ने के कारण होता है, और ऐसा इसलिए होता है ताकि कोशिका अंततः दो भागों में विभाजित हो सके। इससे स्पष्ट है कि ध्रुवीय सूक्ष्म नलिकाओं का कार्य कोशिका के आकार में परिवर्तन करके कोशिका को लंबा करना होता है ताकि वह दो भागों में विभाजित हो सके। इसके बाद सूत्री विभाजन का अंतिम चरण आता है, जिसे टेलोफेज या अंत्यावस्था कहते हैं। अंत्यावस्था चरण को पूर्वावस्था चरण का विपरीत माना जा सकता है, क्योंकि इस चरण में केंद्रक आवरण झिल्ली फिर से बनना शुरू हो जाती है और गुणसूत्र जो अभी तक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे वे भी विघटित होकर फिर से क्रोमेटिन में बदलने लगते हैं। इसका मतलब है कि गुणसूत्र केवल तभी बनते हैं जब कोशिका विभाजित होती है, यानी केवल पूर्वावस्था के दौरान और मध्यावस्था में संक्रमण के दौरान। लेकिन कैरियोकाइनेसिस यानी अर्ध गुणसूत्रों का विभाजन हो जाने के बाद गुणसूत्र विघटित होने लगते हैं और फिर से क्रोमेटिन में बदल जाते हैं। इसी तरह इस चरण में सूक्ष्म नलिकाएं भी गायब होने लगती हैं, क्योंकि अर्ध गुणसूत्रों को कोशिका के विपरीत ध्रुवों तक खींचने के बाद इनका काम भी पूरा हो चुका होता है। इसलिए अब ये सूक्ष्म नलिकाएं भी गायब होने लगती हैं। इसके बाद सूत्री विभाजन के लिए केवल एक काम बचता है, वह है कोशिका का दो संतति कोशिकाओं में वास्तविक रूप से विभाजित होना, यानी साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन। और कोशिका द्रव्य विभाजन के लिए कोशिका में बीच से दरार का निर्माण होने लगता है, जिसे क्लीवेज फरो कहा जाता है। यह दरार धीरे धीरे गहरी होती जाती है, जिससे अंततः जनक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जंतु कोशिकाओं में यह प्रक्रिया काफ़ी आसान होती है और बिना किसी व्यवधान के पूरी हो जाती है, लेकिन पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण यह प्रक्रिया थोड़ा जटिल होती है, क्योंकि पादप कोशिका के विभाजित होने पर कोशिका भित्ति के पुनः निर्माण की आवश्यकता होती है। इसे समझने के लिए इस पादप कोशिका को देखिए, जिसे रंजित किया गया है।
इस चित्र में पादप कोशिका को सूत्री विभाजन के विभिन्न चरणों में दर्शाया गया है। अब यदि आप अपना ध्यान विशेष रूप से इस कोशिका पर केंद्रित करेंगे तो आप देखेंगे कि यह टीलोफेज यानी अंत्यावस्था में है। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अर्ध गुणसूत्र विभाजित हो चुके हैं और इन दोनों संतति कोशिकाओं के बीच एक अस्पष्ट रेखा है। इस रेखा को सेल प्लेट कहा जाता है, जिससे नई कोशिका भित्ति का निर्माण आरंभ होता है। इस प्रकार साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन के अंत में कोशिका दो नई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और इनमें से प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों का एक पूरा सेट होता है। हालांकि यह गुणसूत्र के रूप में ना होकर क्रोमैटिन के रूप में होता है, लेकिन इनमें से प्रत्येक संतति कोशिका में डीएनए का पूरा सेट होता है जो आनुवंशिक रूप से मूल कोशिका के डीएनए के समान होता है। डीएनए के अनुक्रम में कोई भी बदलाव नहीं होता है। यानी सूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बनने वाली कोशिकाएं आनुवंशिक रूप से पैतृक कोशिका के समान होती हैं।